अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज हम कोई एज यूजुअल फॉर्मल कोई लेक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं सेल से रिलेटेड, उन टर्म्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें चैनल प्रोटीन्स हैं। चैनल प्रोटीन्स स्टूडेंट्स ये फर्स्ट कर लें सेल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देती, क्योंकि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है और वही सब्सटेंसेस इजीली इसमें मूव कर सकते हैं इसके अक्रॉस जो लिपिड सोलुबल हैं। तो जो लिपिड अनसोलुबल चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, पोलर सब्सटेंसेस के लिए इस तरह के स्पेसिफिक रास्ते बने हुए हैं गुजरने के लिए। तो स्टूडेंट्स इन रास्तों को आप कहते हैं चैनल्स। ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये चैनल्स हैं। फर्ज कर लें कि ये जैसे आपको कैप नजर आ रहा है, ये दोनों साइडों से अगर ओपन है, दोनों साइडों से ओपन हो, इसके अंदर से गुजरने की जगह हो और ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिट है, तो स्टूडेंट्स इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल बोलेंगे या चैनल प्रोटीन्स बोलेंगे। प्रोटीन इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स हैं स्टूडेंट्स। तो चैनल्स के बाद हम बात करते हैं कैरियर्स की। तो कैरियर्स देखिए बेटा क्या होते हैं। कैरियर समझने के लिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है जरा उसको मैग्नीफाई करें। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डबल लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, और लिपिड बाइलेयर जो है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड ये आपको चैनल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये गुजरने के लिए जो रास्ता प्रोवाइड करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, ये चैनल्स हैं स्टूडेंट्स। और आपने देखा कि चैनल्स जो हैं वो फिक्स हैं अपनी जगह पे, जबकि कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर भी प्रोटीन्स हैं। ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की ही प्रोटीन्स हैं। अब देखिए कैरियर्स क्या करते हैं, कैरियर्स मोबाइल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कैरियर्स हैं वो मोबाइल हैं। वो देखिए पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो रोमिंग अबाउट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकते हैं, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैरियर्स करते क्या हैं, ये बाहर से सब्सटेंसेस को पिक करके सेल के अंदर भी लेके आते हैं और अंदर से कैरी करके बाहर भी ले जाने के काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स चैनल्स भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं। कौन सा मटेरियल, चार्ज पार्टिकल्स का या पोलर सब्सटेंसेस का। जबकि कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं, लेकिन चैनल्स अपनी जगह पर फिक्स हैं, उनके अंदर गुजरने का रास्ता है। जबकि कैरियर्स जो हैं वो मोबाइल हैं, वो मूव कर सकते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और खुद मॉलिक्यूल्स को पिक करके सेल के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस आज की टर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एक कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अभी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स and cell secretions. All these are the component of endomembrane system. असल में होता ऐसे है स्टूडेंट्स कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले गोल्जी अपरेटस बनता है। गोल्जी अपरेटस स्टूडेंट्स जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलते हैं, उनसे बनता है। और गोल्जी अपरेटस जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनेले है। इसको डायनामिक ऑर्गेनेले क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइड से ये बनता जा रहा है, दूसरी साइड से ये टूटता जाता है। ये किस तरह होता है ये भी डायग्राम की मदद से हम देखेंगे। उसके बाद गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम भी बनाता है और सेल सिक्रीशंस भी बनाता है। तो इस सारे सिस्टम को आप कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो फर्स्ट कर लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेट अस कंसीडर कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टूडेंट्स ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं, इस पोर्शन को आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं हैं इसको आपने कह दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स होता ऐसे है कि यहाँ से प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन ट्रेवल करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है, यानी कि यहाँ से प्रोटीन बनी और यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब ये प्रोटीन यहाँ पर लोडेड होगी तो यहाँ से आउटग्रोथ बनेगी, बडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है जिससे बडिंग हो रही है। अब ये बडिंग आहिस्ता आहिस्ता इससे डिटैच होगी तो इससे बहुत सारे इसी तरह के वेजिकल्स बन जाएंगे। इस तरह के स्टूडेंट्स ये वेजिकल सारे कहाँ से बन रहे हैं? स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो वेजिकल्स हैं ये वेजिकल्स बन रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले वेजिकल्स आपस में जुड़ के तो ये स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस बना देते हैं। ये गोल्जी अपरेटस है। तो यानी कि गोल्जी अपरेटस जो है, आपने देखा कि गोल्जी अपरेटस कहां से बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये गोल्जी अपरेटस जो है वो बन रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है। किस तरह बन रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स निकलते हैं, इन वेजिकल्स के अंदर वो प्रोटीन है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनी थी। अब यही प्रोटीन गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ये मॉडिफिकेशन करती है प्रोटीन की। अब देखिए यहाँ से वेजिकल्स मिलके गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं, फिर दूसरी साइड से अगेन गोल्जी अपरेटस वेजिकल्स की ही शक्ल में डिसोसिएट होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से इसको गोल्जी अपरेटस को कहते हैं कि इट इज डायनामिक ऑर्गेनेले। डायनामिक का मतलब है कि एक साइड से बनता जा रहा है और दूसरी साइड से टूटता जा रहा है। अब स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस से बनने वाले ये जो वेजिकल्स हैं, अगर इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और ये सेल के अंदर यूज हो रहे हैं तो इन वेजिकल्स को आप कह देते हैं लाइजोसोम्स। और अगर ये सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएं आउट ऑफ द सेल तो इन्हीं वेजिकल्स को बेटा आप सेल सिक्रीशंस कह देते हैं, सेल सिक्रीशंस। तो स्टूडेंट्स ये सारा सिस्टम जो है ये इस सिस्टम को आप कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सारा सिस्टम है स्टूडेंट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देख लें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे वेजिकल्स बनते हैं, वेजिकल्स आपस में फ्यूज होके गोल्जी अपरेटस बना देते हैं। गोल्जी अपरेटस एक डायनामिक ऑर्गेनेले है, एक साइड से बन रहा है दूसरी साइड से टूट रहा है। फिर ये जो वेजिकल्स गोल्जी अपरेटस से रिलीज हो रहे हैं, यही वेजिकल्स आगे जाके या तो लाइसोसोम बन जाते हैं या सेल सिक्रीशंस में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टर्म है साइटो। साइटो का मतलब ये एक ही लफ्ज है, साइटो का मतलब होता है सेल। उसके बाद है सेक्यूलस। सेक्यूलस स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ये सेल वॉल का नाम है। बैक्टीरिया की सेल वॉल, जब कॉलोनी की फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं तो उनकी सेल वॉल एक ही यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो उस यूनिट ऑफ सेल वॉल को आप सेक्यूलस कहते हैं। देखिए किस तरह, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर हर सेल की सेल वॉल अलग से होती है। इस तरह से ये प्लांट सेल्स हैं और ये बाहर दूसरी लेयर इनकी सेल वॉल है। ये इनसाइड सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की, अभी हम बात कर रहे हैं, जबकि आउटसाइड जो है ये सेल वॉल है। लेकिन ऐसा बेटा होता है प्लांट्स के अंदर, ऐसा प्लांट्स के अंदर हो रहा है। लेकिन जो बैक्टीरिया को अगर देखें, बैक्टीरिया के अंदर जब सेल्स एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं ना, तो इन सब की सेल वॉल अलग अलग नहीं होती, बल्कि सब की सेल वॉल एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है। ये सब सेल्स की सेल वॉल एक ही यूनिट के तौर पे काम करती है, और इस एक यूनिट को ये कंबाइंड सेल वॉल है, कंबाइंड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी।
तो स्टूडेंट्स ये जो कंबाइंड सेल वॉल है बैक्टीरियल कॉलोनी की, इसे आप क्या देते हैं, सैक्यूलस। तो सैक्यूलस क्या है, सेल वॉल है, लेकिन किसकी, बैक्टीरियल कॉलोनी की। और किस तरह की सेल वॉल है, जिसमें तमाम सेल्स की सेल वॉल आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करके एक यूनिट बना देती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें ल्यूमेन। ल्यूमेन एक टर्म है। ल्यूमेन का मतलब होता है जैसे आपने ये चैनल्स अभी पढ़े थे, गुजरने का रास्ता, किसी पाइप के अंदर से गुजरने का जो रास्ता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। जैसे पानी का पाइप है, तो पाइप के अंदर से जहां से पानी गुजर रहा है, तो वो जो गुजरने की जगह है उसे ल्यूमेन कहते हैं। जैसे ये एक चैनल है, फर्ज कर लें, तो इसके अंदर से जहां पे गुजरने का रास्ता बना हुआ है, इसके इनसाइड जहां पे पानी गुजर सकता है, कोई फ्लूइड गुजर सकता है, वो जो रास्ता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें पोरिन्स। अभी आपने इसी लेक्चर में चैनल प्रोटीन्स को भी समझा है, तो असल में पोरिन्स जो हैं वो चैनल प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन पोरिन्स वो चैनल प्रोटीन्स हैं, वो चैनल्स हैं जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हैं और आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन में हैं। तो पोरिन्स भी चैनल प्रोटीन्स हैं, मटेरियल्स को गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन्स, पोरिन प्रोटीन्स, और चैनल की टाइप की होती हैं, चैनल बने होते हैं, अंदर से खाली गुजरने का रास्ता होता है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स ऑटोफैगी वर्सेस फैगोसाइटोसिस। ये दूसरी बात है जो आज के लेक्चर में, आज के इन टर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली है। ऑटोफैगी एंड फैगोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स ऑटोफैगी इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग, ये तो सबको पता है, लेकिन असल बात यह है कि ऑटोफैगी कैसे होती है। ऑटोफैगी सेल के अपने पार्ट्स को लाइसोसोम कैसे डाइजेस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखें, फर्ज कर लें कि ये बेटा एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसके अंदर जो है वो लाइसोसोम है। ऑटोफैगी आपने पढ़ा हुआ है कि सेल्फ ईटिंग, लाइसोसोम ऑटोफैगी में सेल के अपने ही पार्ट्स को ईट करता है। अब कैसे ईट करता है, ये लाइसोसोम है, फर्ज कर लें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो काम नहीं कर रहा, सेल के ऊपर लोड है, डैमेज हो चुका है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्फ ईटिंग करनी है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना है लाइसोसोम ने। तो लाइसोसोम जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्ट अपने एंजाइम्स इसके ऊपर नहीं गिराएगा। डायरेक्ट लाइसोसोम जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने एंजाइम्स नहीं फेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं ये इंतहाई जो है वो अग्रेसिव हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं और एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, तो ये तो साइटोप्लाज्म को भी जला देंगे। इसलिए पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की पैकिंग की जाती है, जिस तरह फूड वैक्यूल बनाया जाता है। अब जैसे फैगोसाइटोसिस में बाहर से कोई मटेरियल आता है, वो तो बेटा फूड वैक्यूल की शक्ल में आएगा ना, उसके गिर्द तो एक मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पोर्शन होता है, और लाइसोसोम उसके ऊपर अपने एंजाइम उसके अंदर डालता है, साइटोप्लाज्म पे नहीं गिराएगा। तो इस तरह इसकी भी पैकिंग करनी पड़ेगी। इसको पहले फूड वैक्यूल में चेंज करना है। माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है, इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हमने डैमेज करना है, इसकी सेल्फ ईटिंग करवानी है। पहले इसको फूड वैक्यूल में चेंज किया जाएगा, इसको फूड वैक्यूल में पैक किया जाएगा। अब ये पैकिंग कौन करता है इसकी फूड वैक्यूल में? ये पैकिंग करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अपनी एक मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगा और एक्सटेंड करके इसको एनगल्फ करेगा। अब जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ हो जाएगा तो ये देखें कि अब ये सेफ है। किससे सेफ है? लाइसोसोम एंजाइम जो है वो इस फूड वैक्यूल के इनसाइड आएंगे। अब साइटोप्लाज्म सेफ है। अब ये लाइसोसोम इसके पास आएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो एससीआर ने बनाया है, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दी है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको डाइजेस्ट करना था। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। अब लाइसोसोम यहां पर आएगा और अपने एंजाइम्स इसके अंदर डालेगा। जैसे ही लाइसोसोमल एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देंगे
और कीप इन माइंड कि ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, ये रप्चर नहीं होगी। अगर ये रप्चर होगी तो साइटोप्लाज्म भी बर्न हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफैगी एंड इट इज हाउ ऑटोफैगी प्रोसीड्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स फैगोसाइटोसिस। अगेन जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है उसमें सेल जो है वो बाहर से आने वाले फूड पार्टिकल को लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। तो फैगोसाइटोसिस कैसे होता है देखें, ये फूड पार्टिकल है, ये सेल है और ये सेल से बाहर है अभी फूड पार्टिकल, राइट। अभी क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है स्टूडेंट्स इसको डाइजेस्ट करना है, सेल के अंदर पहले लेके जाना है और ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आप फैगोसाइटोसिस कहेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये फूड पार्टिकल के साथ ये सेल फ्यूज होता है, फिर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से सेल जो है वो इन्वेजिनेट करेगा और ये इन्वेजिनेशन जो है इन्वेजिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होगी तो ये फूड वैक्यूल की शक्ल में, इस तरह से फूड वैक्यूल की शक्ल में ये सेल के अंदर चला जाएगा। अब लाइसोसोम जो है अगेन इस फूड वैक्यूल के अंदर अपने एंजाइम रिलीज करेगा। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में एंजाइम रिलीज नहीं करता, कीप इन योर माइंड्स, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक डाइजेशन, और ये है ऑटोफैगोसाइटिक डाइजेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स से तो आप सब फेमिलियर ही हैं। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक वाइड स्ट्रक्चर है, चौड़ा स्ट्रक्चर है। अब इसकी लेंथ के अलोंग एक थिन स्ट्रक्चर भी आता है, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। ये जो थिन स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये कि इस थिन स्ट्रक्चर को आप कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको बेटा कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन एक इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है किसी चीज का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, किसी चीज का किसी एक एरिया से जो है वो थिन हो जाना। देखिए ये वाइडर है और अलोंग द लेंथ ही थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को आप कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर दो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट जहां पर दो क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट दिस कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां पर ये सेंट्रोमियर का पॉइंट है जहां पे दो क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी तो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना एक, लेकिन यहां पर सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेंट्रोमियर नहीं है। तो यहां पर दो क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन नहीं कर रहे। तो ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पर सेंट्रोमियर नहीं होता और ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पर दो क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन नहीं करते, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन को आप कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में स्टूडेंट्स ऐसा डीएनए है जिसकी जब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगी उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स का है। तो इसीलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्रोमैटिन की फॉर्म में न्यूक्लियोलस बनाता है, न्यूक्लियोलस, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स के लिए राइबोसोमल डीएनए सीक्वेंसेस हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर। इसीलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अच्छा जी, उसके बाद है स्टूडेंट्स, इट इज द एंड ऑफ योर टर्म्स। बस ये लास्ट टर्म थी जो इंपॉर्टेंट टर्म थी। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपने इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज सीखा होगा। अगर आपको ये डायग्राम्स और ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो ये आप नॉलेज बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।